नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 360 पाठशाला 360 डिग्री। कल की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ 50 क्वेश्चन साझा किए थे। हिंदी के जो महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न थे, आज उससे आगे के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यानी जो क्रिया वर्तमान में चल रही है। इसे सामान्य वर्तमान तो नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा, ये होगा आपका अपूर्ण वर्तमान। तो पहले 51वें क्वेश्चन का उत्तर होगा अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। पहली क्रिया कहलाती है पूर्णकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाना। जैसे मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया, माताजी खाना बनाकर कपड़े धो रही हैं। तो पहली क्रिया यहाँ क्या हुई बच्चों, खाना बनाना, और दूसरी क्रिया जो हुई वो हुई बच्चों यहाँ पे क्या, धोना, कपड़े धोना। ठीक है, जैसे ये वाली क्रिया समाप्त हुई उसके तुरंत बाद क्रिया शुरुआत हो गई धोने की, तो ये कहलाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष्य क्या है। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है। उत्तर होगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे राम एक बुद्धिमान लड़का है, राम एक होशियार लड़का है। तो यहाँ जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो बुद्धिमान या होशियार है, और वो विशेषता बता रहा है किसकी, राम की। तो राम क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। सर्वनाम के भेद होंगे 6। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। इसमें पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होगा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। सर्वनाम के ये 6 भेद होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, इसका अर्थ होगा कि सर्वनाम शब्द कितने हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। 11 सर्वनाम शब्द होते हैं, जिनमें एक होगा मैं, एक होगा तुम, एक तुम के स्थान पर तो भी प्रयोग कर सकते हैं। एक होगा आप, मैं, तुम, आप। उसके बाद होगा यह, उसके बाद होगा वह, यह वह, उसके बाद होगा जो, उसके बाद सो, उसके बाद होगा कौन, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा कुछ, और एक शब्द होगा कोई शब्द। ये कुल मिलाकर 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक। बेहद आसान क्वेश्चन है। देशवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं है। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के अंतर्गत होंगे आपके पदार्थवाचक और समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं, विशिष्ट। इनको बोलते हैं बच्चों विशिष्ट। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को बोलते हैं विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। सबसे पहले तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे दिन, सार्थक खंड नहीं किसी के, दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। दिन रहेगा, दिन का यदि हम टुकड़ा करेंगे तो ऐसा कोई इसका सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, ना ही आँख के सार्थक टुकड़े किए जा सकते, ना ही घोड़ा। जबकि विज्ञान शब्द के किए जा सकते हैं, विधन ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश की बच्चों यदि हम बात करें, शब्दांश होते हैं आपके दो। कौन से शब्दांश होते हैं? एक तो होगा आपका उपसर्ग, एक होगा आपका प्रत्यय। उपसर्ग वह होगा जो किसी शब्द की शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देता है, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर, मूल शब्द के अंत में लगकर विशेष परिवर्तन ला देता है। तो शब्दांश कितने होंगे? दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो यहाँ से जो बच्चों आपका उत्तर होगा ये हक होगा। ये क्वेश्चन भी आपका शब्दकोश से है, देशज विदेशज शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर जब सार्थक शब्दों का वर्गीकरण आपका 4 प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है अर्थ के आधार पर, एक किया जाता है व्युत्पत्ति संरचना बनावट के आधार पर, नंबर 3 होता है उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। तो जो पहला वर्गीकरण होता है इसमें अर्थ के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये 4 होंगे। तो उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। एक वाक्य में, एक सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ विद्यालय कौन जाता है? मोहन। तो मोहन होगा उद्देश्य और बाकी बचा हुआ सारा भाग होगा विधेय। तो ये वाक्य के आपके भाग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? यदि कोई शब्द होगा, यदि जैसे राम एक शब्द है, लेकिन यदि इसका वाक्य बनाया जाए राम विद्यालय जाता है, तब यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो तो कहलाता है पद। तो इसका उत्तर होगा पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द कहलाता है। जब कोई दो अलग अलग भाषाओं के मेल से शब्द बनता है वो कहलाता है संकर शब्द। जैसा आपका एक शब्द होगा आपका रेलगाड़ी। यहाँ जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। इसी प्रकार शब्द होगा डबल रोटी, जेल खाना, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, ये कहलाएंगे आपके संकर शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में नीला अंबर, ये होगा आपका क्रमधारय। क्रमधारय में हम देखते हैं यहाँ विशेषण विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है, विशेषण और विशेष्य, और एक उपमेय व उपमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर? ये होगा बहुव्रीहि का उदाहरण। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं और ये मिलकर एक विशेष अर्थ दे देते हैं। जैसे दशानन होगा, 10 आनन जिसके मिलकर बनेंगे रावण कहलाएगा। ठीक है, पीताम्बर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका सी ऑप्शन होगा, द्वंद्व समास होगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता कौन सा समास कहते हैं? अच्छा, अभी बताया आपको कि बहुव्रीहि जो समास होगा इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, इसके दोनों पद गौण होंगे। तो बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास होगा जिसके दोनों पद गौण होंगे और दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऐसा कौन सा समास में विशेषण और विशेष्य होता है? ये बच्चों बात अभी हम कर चुके हैं। कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में या तो विशेषण विशेष्य होगा या उपमेय उपमान होगा। ठीक है, विशेषण विशेष्य के मध्य है जो का प्रयोग करते हैं और उपमेय उपमान के मध्य के समान के रूपी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, क्रम कारक समास, ऐसा कोई समास नहीं होता जो कर्म कारक समास हो। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बचपन कौन सा शब्द है? बचपन कौन सा क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा विशेषण? बचपन एक संज्ञा शब्द होगा। दरअसल एक शब्द होगा बच्चा। बच्चा शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी और इसमें पन प्रत्यय लगने के बाद ये बनेगा बचपन। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द है बचपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। अभेद का अर्थ होता है जिसमें कोई भेद ना हो, जिसमें कोई भेद ना हो। तो ऐसा होता है आपका रूपक के साथ, रूपक में अभेद होता है। उपमेय व उपमान का अभेद होता है रूपक अलंकार में। जैसे सीता का मुख चांद है, यानी दोनों में कोई अभेद ना हो तो वहाँ रूपक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अच्छा, ये आपका होगा उपमा अलंकार। इसकी पहचान भी होती है सा, से, सी, ये कुछ वाचक शब्द होते हैं। सा, से, सी, शम, सदृश, समान, इव, तुल, लो, ज्यों, ये कुछ वाचक शब्द होंगे जो इसकी पहचान होते हैं। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा उपमा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यानी जहाँ बिना कारण के कार्य, जैसे बिन बादल बरसात, तो इसका उत्तर होगा विभावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सम भारत है, इनमें कौन सा अलंकार है? मतलब ये होता है जहाँ उपमेय की तुलना में कोई उपमान ही ना हो। ठीक है, जहाँ किसी की किसी से तुलना हम ना कर पाए, तो ये वो वाली स्थिति है। भारत के सम भारत है, ये होगा आपका अनन्वय अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीर या आला किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ये मात्रक जाति का छंद होगा। वीर या आला मात्रक जाति का छंद होगा, मात्रिक जाति का छंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बेहद आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका जीएस से संबंधित भी है, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखिए, हिंदी लगभग पूरे विश्व में लगभग आपकी 3000 भाषाएं हैं और ये 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवारों में विभाजित है। और इन 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है आपका भारोपीय, जो यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया है। इसी भारोपीय भाषा परिवार से निकलती है आपकी हिंदी भाषा। भारोपीय से निकलती है हिंदी। दरअसल यहाँ से एक तो भारत की जो भाषाएं हैं वो भाषाएं निकलती हैं भारोपीय से, और एक यहाँ से यूरोपीय भाषाएं निकलती हैं। यूरोपीय भाषाओं में यहाँ से ग्रीक भाषा निकलती है, लैटिन भाषा निकलती है और जर्मन निकलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा भारोपीय भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? अच्छा, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा, देखिए, हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 22 बोलियां हैं। ये जो 5 उपभाषा हैं, इनमें सबसे पहली जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां हैं। उन 6 बोलियों में पहली बोली है खड़ी बोली, पहली बोली होगी खड़ी बोली। एक होगी बांगरू जो हरियाणा में बोली जाती है। एक होगी कन्नौजी जो कन्नौज में बोली जाती है। एक ब्रज भाषा जो आगरा और मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है, एक होगी दक्कनी जो हैदराबाद क्षेत्र में, और बुंदेली जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 आपकी हिंदी संबंधित भाषा और संबंधित बोलियों पर एक वीडियो अलग से कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? हिंदी इसका उत्तर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर होगा हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी एक बोली है, खड़ी ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू भी, अवधी एक बोली है हिंदी के अंतर्गत ही, और इसका उत्तर होगा तेलुगु। चलिए, पूर्वी हिंदी की एक बोली है अवधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा, रस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? ये क्वेश्चन है बच्चों, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये हो जाएगा आपका करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका शोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है?
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये होगा आपका श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रृंगार रस स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये हो जाएगा उत्तर इसका रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ये हो जाएगा आपका अद्भुत रस में विस्मय स्थायी भाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? बेहद आसान है। रौद्र मतलब गुस्सा, मतलब क्रोध होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, आहारीय और सात्विक। ये 4 भेद होते हैं अनुभाव के। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अच्छा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, इसका अर्थ होगा कि कितने सर्वनाम शब्द हैं। तो इसके उत्तर होगा 11। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 11। ये 11 कौन से थे? अभी कुछ समय पहले बताए थे। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 शब्द होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? बेहद आसान क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, जिनमें से पहला होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा निश्चयवाचक, तीसरा होगा अनिश्चयवाचक, चौथा होगा संबंधवाचक, पांचवा होगा निजवाचक और छठा होगा आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? लजीला, लाडला, लापता, लांछन शब्द कोई विशेषण शब्द नहीं है। तो उत्तर होगा लांछन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की संज्ञा बताता है, विशेषण दरअसल ये विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, विशेष से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भीरु, निर्भीक, भयभीत, ये भय होगा, भय भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? ये होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा विशेषण। इसका उत्तर होगा विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलता होगा। ऑप्शन होगा यहाँ पर सी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण? चलिए क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? ये हो जाएगा आपका भला गुणवाचक, ताज़ा गुणवाचक, नुकीला, आकार संबंधित, ये हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूना। दूना एक कोई गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बेहद आसान, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका उत्तर होगा आपका 16। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन आपके साथ साझा किए हैं। 50 क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन हमने आपके साथ साझा किए हैं। और अब रोज़ाना कल भी 50 क्वेश्चन हमने करे थे, आज भी 50 क्वेश्चन और कल भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल।